आणि बातम्या पाहूयात सविस्तर। सगळ्यात आधी जाऊयात विधान भवनाच्या परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश टोपे बोलतात। उनका अभी क्या उनका रिपोर्ट आएगा उसकी तरफ सभी लोगों की नज़र निश्चित प्रकार है और अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन्होंने ये देना चाहिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी का विजय होगा। सर, लेकिन अब तक जो आए नहीं है या अभी तक काउंटिंग करने के उनको अभी तक आदेश भी नहीं दिए गए हैं, इस देरी के लिए आप क्या वजह मानते हैं? अभी ये एक लीगल प्रोसीजर है, तो ये लीगल प्रोसीजर है। सीईसी को पूरा अधिकार होता है, अगर कुछ कंप्लेन उनके पास गई है तो जानकारी वो उसके बारे में सभी कुछ जानकारी ले रहे हैं और उनकी तरफ से भी वो पूरा फुटेजेस देख रहे हैं। मुझे लगता है जल्द से जल्द उन्होंने ये डिसीजन देना चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द वो डिसीजन देंगे। तिकडे निवडणुकीची मतमोजणी कधी होणार याची अनिश्चितता कायम आहे। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा भंग केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता आणि या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे भाजपने लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केली। या तक्रारीवर अद्यापही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिलेला नाही। केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सरकारी कार्यपद्धती पाहता मतमोजणीवर निर्णय कधी होणार हे सांगणं कठीण आहे। या सगळ्या प्रकरणावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाचा अहवाल मागवला आहे। या अहवालाचा केंद्रीय निवडणूक अधिकारी अभ्यास करतील आणि त्यानंतर निकालाचा मसुदा तयार करतील। हे सगळं काम अतिशय वेळखाऊ असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे। तिकडे हरियाणाच्या सुद्धा राज्यसभेच्या निवडणुकीचा निकाल रखडलाय, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातल्या या तिढ्याच्या संदर्भात काय निर्णय घेतं आणि हा निर्णय घ्यायला किती वेळ लागतो हे सांगता येत नाही। कदाचित त्याला अख्खी रात्रही जाऊ शकते किंवा कदाचित पुढच्या तासाभरात सुद्धा निर्णय येऊ शकतो। त्यामुळे मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर पूर्णतः अनिश्चिततेचं सावट आहे। आणि आपल्यासोबत आहेत दिल्लीचे आमचे विशेष प्रतिनिधि अशरफ काजमी। अशरफ जी, ये प्रक्रिया क्या होती है अगर किसी राज्य चुनाव आयोग की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग में कोई तकरार जाती है, कंप्लेंट जाती है, तो क्या प्रोसीजर होती है उसके छानबीन की? देखिए, छानबीन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है कि आप विधानसभा में हैं, यहाँ पर आपत्ति हुई है तो उसका जो निराकरण है वो राज्य को ही करना होता है। सीईओ जो राज्य के निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, सीईओ, वो लोग जाते हैं उनके पास, वो उसको वेरीफाई करते हैं और फिर शिकायत वो मुख्य जो भी उनके तथ्य होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजते हैं। उसी के आधार पर शिकायत पर जो भी का जो नियम संवत कार्रवाई की जाती है चुनाव आयोग वो करता है। मुख्य रूप से जो भी शिकायत की जाती है वो स्थानीय ही होती है, तो वहां पर जो शिकायत होती है उसको फिर आगे यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है और उसमें रिपोर्ट भी लगाई जाती है सीईओ की तरफ से कि आरओ जो वहां पर हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने वेरीफाई किया है। उसी आधार पर सीईओ और फिर सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त कार्रवाई करते हैं। जी, तो इसमें क्या लिखित स्वरूप की प्रक्रिया अलग होती है और वहां पे फुटेज देखना या कंप्लेंट की कानून की मुद्दों पर छानबीन करना, ये अलग अलग प्रक्रिया होती है या साथ समय चलती है ये प्रक्रिया? देखिए, ये पूरी एक ही प्रक्रिया है। शिकायत की जाती है वो लिखित में की जाती है, उसके बाद जो आरओ होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर वो वहां पर उसको प्राथमिक रूप से सबसे पहले तो चुनाव के अधिकारी वही होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो उसको देखते हैं कि क्या ये शिकायत सही है या गलत है। तो जो भी उनके तथ्य होते हैं वो फिर अपने जो स्टेट के सीई होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी उनके पास भेज देते हैं और फिर वो ही जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं और जो शिकायत की होती है कॉपी वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज दी जाती है और उसी आधार पर सारे फैसले करते हैं। लेकिन प्रथम जो काम होता है वो आरओ का होता है, वो शिकायत को देखते हैं, उसको जांच करते हैं और फिर जो उनके पास शिकायत आती है उसकी कॉपी और जो उसके शिकायत के समर्थन में जो एविडेंस या सबूत कहा जाए, चाहे वो लिखित हो या ऑडियो वीडियो हो, तो वो प्रस्तुत किया जाता है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अशरफ जी, अगर महाराष्ट्र में जो रिटर्निंग ऑफिसर है अगर उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट दिया है किसी कंप्लेंट के बारे में, तो क्या पहले से यानी जीरो से जांच पड़ताल दोबारा होगी या सिर्फ महाराष्ट्र के रिपोर्ट के आगे की जांच पड़ताल दिल्ली में होगी?
देखिए ये है जो आरओ है वो तो उनका बेस ही उसी शिकायत पे होता है। आरओ ने शिकायत की, अगर सीईओ को लगता है कि आरओ का ने जो जांच की है उसमें कहीं कमी है, कुछ कमी है, तो वो अपना फॉरवर्ड कर देते हैं सीईओ को और वो माफ कीजिए मुख्य सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो जो बेसिक होता है वो आरओ के ही होता है। अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं, अगर सीईओ को लगता है कि ये जांच की है, इसमें एक और पहलू ये भी होना चाहिए, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, तो उस तरह की रिपोर्ट लगाकर वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज देते हैं और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जांच की जाती है और फिर वो जो पहलू रह गया होता है उस पर भी जांच करते हैं और जो पुरानी जिस आधार पर शिकायत पर जांच की गई है उसको भी दोबारा से जांच किया जाता है। ठीक है, ये तो प्रक्रिया तो आपने समझा दी बहुत अच्छी तरीके से और उम्मीद है कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन क्या अशरफ जी इसके लिए कुछ समय की सीमा तय है, या 1 घंटे में निर्णय लिया जाए या 4 घंटे में लिया जाए, या अभी तो रात के 9 बज चुके, तो क्या ये कल सुबह के बाद में निर्णय होगा? ऐसा कुछ समय का प्रबंध है इसमें? नहीं, देखिए समय अवधि कोई इसमें निश्चित नहीं होती कि इसमें जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, क्या है, ये सब कुछ उसके ऊपर होता है। समय अवधि कोई इसमें नहीं है। इसमें अगर सीईओ की तरफ से रिपोर्ट चली गई और बहुत जल्दी कार्रवाई की जा रही है, राजनीतिक दबाव भी होता है, तो सब कुछ उसमें होता है, लेकिन इसमें समय अवधि कुछ नहीं होती। सब कुछ निर्भर करता है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर। उनको लगता है कि अभी इसमें जांच में हमें और समय लगेगा तो उसको अपहल्ट करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, और लगता है कि नहीं, जो आरओ ने जांच की और उसके आधार पर सीई की जो संस्तुति की जाती है उसी आधार पर वो अपना फैसला कर देते हैं। लेकिन इतना तय है कि समय अवधि कोई तय इसमें नहीं होती। ठीक है अशरफ जी, ये हरियाणा का भी ऐसा ही हुआ है जैसे महाराष्ट्र का हुआ है। वहां भी बीजेपी ने कोई कंप्लेंट दर्ज की है और उसकी छानबीन चल रही है। तो इसके पहले का अगर इतिहास देखा जाए इसी प्रकार का, जैसे गुजरात में वाकया हुआ था या महाराष्ट्र में कुछ साल पहले हुआ था, तो ये गुजरात का अगर हम उदाहरण ले ले तो रात को 12 बजे के पहले ये सब माजरा खत्म हो गया था। तो क्या ऐसी आशंका है? बिल्कुल, देखिए ये सब मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सब कुछ होता है राजनीतिक दबाव कितना है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर और उस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दूं कि ये जो शिकायत की बात आप हरियाणा के लिए कर रहे हैं, तो हरियाणा की तरफ से यहाँ से कांग्रेस का एक शिष्टमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला है और उन्होंने मांग की है कि ये जो स्थगन किया गया है मतगणना का, ये गलत है, क्योंकि जो तथ्य रखे गए हैं वो सही नहीं है, मतगणना शुरू की जाए। अब उन्होंने अपना शिकायत रख दी और मांग भी कर ली, लेकिन अभी तक फैसला चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग जो शिकायत होती है उसके ऊपर जांच कर रहा है। अगर उसमें नए एंगल से करता है या राज्य के अधिकारी अलग होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो अधिकारी हैं वो अलग तरह से काम करते हैं, सब कुछ उसी सिस्टम से चलता है। लेकिन इसमें बस एक जो समय अवधि है वो नहीं होती और जो जल्दी फैसला आता है वो राजनीतिक दबाव देखते हैं कि राजनीतिक हालात कैसे हैं, क्या है, उसके ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। लेकिन फिर आपसे मैं दोबारा हूं कि ये पूरी तरह से निर्भर करता है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर। वो अगर संतुष्ट है तो काम जल्दी, फैसला जल्दी हो जाता है। अगर उनको लगता है कहीं कुछ कमी रह गई तो वो दोबारा उस पर समय लेते हैं और उसी आधार पर अशरफ जी, आपने कहते कहते भी बहुत, ना कहते हुए भी बहुत सारी बातें कह दी शायद। एक आखिरी सवाल आपके लिए कि अगर ऐसा होता है कि निर्णय आज नहीं आता काफी देर तक, तो क्या अगर 11 बजे तक निर्णय आता है तो उसके बाद तुरंत ये वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी या ये दूसरे दिन के लिए टाल दी जाएगी? देखिए ये तो फिर आज ही इसका अगर आप फैसला आज ही कर देते हैं और वहां पर विधानसभा में सब कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं तो गिनती की दोबारा शुरू की जा सकती है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अधिकारी कर्मचारी चले गए हैं और उनको दोबारा बुलाना वो एक दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में मतगणना कल ही होगी। जी ठीक है अशरफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में क्या होता है इसकी विस्तृत जानकारी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। त्यामुळे या सगळ्या शक्यता आहेत, असंच होईल असं नाही, पण असंही होऊ शकतं की पुढच्या अर्ध्या तासात निर्णय होईल आणि असंही होऊ शकतं की आत्ता निर्णय झाला तरी मतमोजणी उद्याला होईल।
किंवा असंही होऊ शकतं की केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त जे आहेत ते आपला निर्णय उद्याला जाहीर करतील. त्यामुळे नेमकं काय होतं हे सगळं दिल्लीत ठरेल. महाराष्ट्रातून विधानसभेच्या आमदारांच्या मतदानातून राज्यसभेकरता निवडल्या जाणाऱ्या खासदारांचं भवितव्य हे आता दिल्लीमध्ये निश्चित होणार आहे. तिकडे काही वेळापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी काय म्हटलंय पाहूया. मात्र सगळे महाविकास आघाडीचे नेते आमदार सुद्धा आपल्याला विधानभवनामध्ये पाहायला मिळतात. याचा अर्थ की आजच कदाचित ही प्रक्रिया होऊ शकते. निवडणूक निर्णय त्याबद्दल निर्णय देणारे दिल्लीत बसलेले आहेत. त्यामुळे आज होणार का उद्या आज आपल्याला सांगता येणार नाही. लवकर व्हावी असा आमचा आग्रह आहे. जयंत पाटील यांनी म्हटलं की आपण अपेक्षा करूयात की लवकरात लवकर या सगळ्या प्रकरणाचा निकाल लागेल. पाहूयात नेमकं काय होतं ते. कारण राज्यातल्या सर्व 285 आमदारांनी मतदान केलं असलं तरी 5 वाजता सुरू होणारी मतमोजणीची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही. आणि भाजपनं मतदानाच्या या विशेष प्रक्रियेत आक्षेप घेतला. प्रामुख्याने जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आणि यशोमती ठाकूर यांच्या संदर्भात आक्षेप घेण्यात आला. आणि आता यात आणखीन काही आरोप होऊ लागलेत. निकालाला मध्यरात्र उजाडण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या होकाराची किंवा अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यांच्या नंतरच मतमोजणीला सुरुवात होईल. पण 4 तास होऊन गेले पण अद्याप मतमोजणी सुरूच होऊ शकलेली नाही. सध्या चीफ इलेक्शन कमिशनरकडे तक्रार गेलेली आहे. त्यांनी इकडचा व्हिडिओचं रेकॉर्डिंग वगैरे मागून घेतलेलं आहे. आता ते बघितल्यानंतर ते त्याच्यावरती निर्णय घेतील आणि ते आल्यानंतरच मतमोजणी होणार. त्याच्यानंतर आपल्याला कळेल की बेसिकली संख्या कमी झाली जास्त झाली त्यांच्या निकालावरती सगळं का अवलंबून आहे. विजय हा निश्चित आहे. आणि हा जो आता आपण सगळ्यांना माहिती आहे की जो रडीचा डाव चालू आहे हा आपण सगळेजण बघतोय. आणि मी या ठिकाणच्या माध्यमातून एक गोष्ट सांगू इच्छिते की महाविकास आघाडीचे 4ही उमेदवार त्या ठिकाणी भारी बहुमताने निवडून येतील. आणि थोडा वेळ वाट बघू आणि मला वाटतं मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर मग आपोआपच उत्तर त्याचं त्याला मिळून जाईल. काँग्रेसकडून देखील काही आक्षेप घेण्यात आलेले आमदारांवर त्याच्यावर काय तक्रार करण्यात आली. नक्की आता ज्या ठिकाणी आतली जी मंडळी होती आणि ज्यांना काही आक्षेपार्ह आढळलं त्या संदर्भामध्ये निवडणूक आयोगावरती गेलेले आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये तक्रार ते त्या माध्यमातून करत आहेत. पराभव हा दृश्यपदात आहे ते दिसायला लागल्यामुळे ही सगळी त्यांची रडारडी सुरू झाली. मला खात्री आहे की ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जेव्हा हे मतमोजणी सुरू होईल 1 तासाभराच्या आतमध्ये मुंबईला आणि राज्याला देशाला कळेल की जसं राजस्थानमध्ये 3 निवडून आले महाराष्ट्रामधून 4 निवडून जातील याची आम्हाला खात्री आहे. तिकडे महाराष्ट्राप्रमाणे हरियाणातील राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल लांबणीवर पडला. काँग्रेसच्या आमदार किरण चौधरी आणि बीबी बत्रा यांनी काँग्रेसच्या अधिकृत पोलिंग एजंट व्यतिरिक्त इतर एजंटला आपली मतपत्रिका दाखवल्याचा आरोप केला जातोय. या दोघींच्या विरोधात आरोप रिटर्निंग ऑफिसरनं फेटाळून लावलाय. दरम्यान या प्रकरणी भाजपच्या शिष्टमंडळानं निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से खुलेआम अनियमितता की गई है, जो चुनावों के दिशा निर्देश हैं, गोपनीयता के निर्देश हैं, सेक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं. उस संबंध में महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से वहां के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है. और जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनाव को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है. और उसके पूरे के पूरे अध्ययन करने के साथ साथ तब तक चुनाव आयोग इस संबंध में
मतगणना रोके, ये भी हमने निवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस संबंध में जानकारी लेंगे और जो भी नियमों के अनुसार आवश्यक होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तिकडे राज्यसभा निवडणुकीची मतमोजणी अद्याप सुरूच झालेली नाही। दरम्यान शिवसेनेचे उमेदवार संजय राऊत यांनी भाजपवर ट्विटरच्या माध्यमातून निशाणा साधलाय। भाजपच्या ट्विटर अकाउंटला टॅग करत संजय राऊत यांनी भाजपला चांगलेच टोले लगावलेत। राज्यसभा निवडणुकीची मतमोजणी का आणि कोणी थांबवली, ईडीचा डाव फसला असं म्हटलंय संजय राऊत यांनी। त्यामुळे आता भाजप नेमकं यावर काय प्रतिक्रिया देतो हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे। तिकडे राज्यसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आक्षेपांचं नाट्य रंगलंय। महाविकास आघाडीच्या 3 आमदारांच्या मतांवर भाजपनं आक्षेप नोंदवलाय, तर सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मतावर काँग्रेसनं आक्षेप घेतलाय। असाच काहीसा प्रकार 2017 मध्ये गुजरात राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळेला झाला होता। त्यावेळेला भाजपकडून अमित शाह, स्मृती इराणी आणि बलवंत सिंह राजपूत, तर काँग्रेसकडून दिवंगत नेते अहमद पटेल हे निवडणुकीच्या रिंगणात होते। या निवडणुकीत भाजपचे आमदार भोलासिंह गोहिल आणि राघवभाई पटेल यांनी मतदान प्रक्रियेचा भंग करत आपली मतपत्रिका अमित शहा यांना दाखवल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला होता। रिटर्निंग अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचा हा आक्षेप फेटाळून लावला। त्या विरोधात काँग्रेस मुख्य निवडणूक आयोगाकडे गेली आणि निवडणूक आयोगानं हा आक्षेप योग्य ठरवत त्यावेळेला आक्षेप जो घेण्यात आला होता तो मान्य केला गेला आणि रात्री उशिरा अहमद पटेल यांना विजयी म्हणून घोषित करण्यात आलं। राज्यसभेचा निकाल लांबणीवर पडलाय। राज्यसभेचं मतदान सुरू असताना महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये आक्षेपांची लढाई पाहायला मिळते। नेमकं मतदानाच्या वेळेला काय झालं आणि काय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत पाहूया। राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान निकालाच्या आधी भाजप आणि महाविकास आघाडीतला कलगीतुरा अधिक रंगल्याचं पाहायला मिळालं। महाविकास आघाडीच्या 3 मतांवर भाजपनं आक्षेप घेतला, तर याविरोधात थेट निवडणूक आयोगात धावही घेतली। भाजपनं काँग्रेसच्या आमदार आणि महिला तसंच बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्या मतदानावर आक्षेप नोंदवला। तिन्ही मतं बाद झाल्याचं पत्र आरोला दिलं गेलेलं आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे नियमानुसार तिन्ही मतं ही बाद होतात आणि आम्ही तशा प्रकारचा अर्ज केलेला आहे आणि निश्चितपणे तो अर्ज मान्य होईल। मान्य नाही झाला तर दिल्ली निवडणूक आयोगापर्यंत आम्ही हे प्रकरण घेऊन जाऊ। दरम्यान महाविकास आघाडीनं भाजपचे सर्व आरोप फेटाळून लावले। भाजपला पराभव दिसत असल्यानंच त्यांनी आक्षेपाचं राजकारण केल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला। महाविकास आघाडीचे 4ही उमेदवार निवडून येत आहेत आणि भाजपचा उमेदवार पडतायत हे ज्यावेळेला भाजपला लक्षात आलं त्यावेळेला तिथं कन्फ्युजन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये जसं महाराष्ट्रामध्ये केलं तसं तिथं पोलिंगच्या तिथेही कन्फ्युजन करायचं काम त्या ठिकाणी केलं। भाजपचा हा आक्षेप सुरुवातीलाच फेटाळण्यात आला, पण भाजपप्रमाणेच काँग्रेसनंही भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मतावर आक्षेप घेतला। काँग्रेसचे पोलिंग एजंट अमर राजूरकर यांनी मुनगंटीवार यांनी त्यांची मतपत्रिका आशीष शेलार यांच्या हातात दिल्याचा आक्षेप नोंदवला। मुनगंटीवार जी के वोट के बारे में जो मैंने सुनाई दिया मुझे कि कांग्रेस के हमारे पोलिंग एजेंट ने अमर राजूरकर जी ने उनको रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की है कि इन्होंने बैलेट पेपर को हाथ किसी और को लगाने को वहाँ पर दिया है, जो शायद वहाँ कुछ घटना घटी है, तो वो उसके बारे में फैसला देखते क्या होता। खरं तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे आक्षेप सुरुवातीलाच फेटाळण्यात आले होते, पण भाजपनं मात्र या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्यानं मतमोजणी सुद्धा काही काळ लांबली। त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान भाजप आणि महाविकास आघाडीत रंगलेल्या या आक्षेप नाट्याचे पडसाद विधान परिषद निवडणुकीत सुद्धा उमटण्याची शक्यता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। आज सकाळपासून या निवडणुकीच्या
संदर्भात नेमक्या काय काय कशा कशा गोष्टी झाल्या त्यावर आपण नजर टाकूयात। सकाळी 9 वाजता महाविकास आघाडीचे राज्यसभेचे सर्व उमेदवार हे विधान भवनाच्या परिसरात पोहोचले। महाविकास आघाडीचे राज्यसभेचे उमेदवार सगळ्यात आधी इथे येऊन दाखल झाले। त्यानंतर 9:09 दत्ता भरणे यांनी आपला पहिल्यांदा म्हणजे दत्ता भरणे पहिले आमदार ठरले की ज्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला। 9:09 त्यानंतर 9:16 बाकीचे आमदार आले आणि थोडीशी गर्दी झाली, पण इथे मतदानाला सुरुवात झाली। पण सेना आमदार मात्र तोपर्यंत ट्रायडंटमध्येच होते। सेनेचे आमदार फार उशिरानं त्या अर्थानं आले। 9:35 एनसीपीच्या 20 आमदारांनी एकत्रितपणे मतदान केलं। 10:06 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेसचे उर्वरित आमदार मतदानासाठी विधान भवनाच्या परिसरात दाखल झाले। या सगळ्यात 2 मतांचा कोटा वाढवण्यात आला आणि काँग्रेसनं आणि राष्ट्रवादीनं आपला उमेदवार जिंकेल या दृष्टीनं आपली रणनीती आखली। साधारण 10:20 नंतर शिवसेनेचे सर्व आमदार हे विधान भवनाच्या परिसरात दाखल झाले आणि पहिल्या 1.5 तासातच यामुळे 50% मतदान हे राज्यसभेसाठी पार पडलं। तिकडे 11:36 स्वतः मुख्यमंत्री अर्थात उद्धव ठाकरे हे विधान भवनाच्या परिसरात पोहोचले। 12:25 निवडणुकीत चक्क 238 जणांचं मतदान पूर्ण झालं होतं। त्यामुळे दुपारपर्यंतच खरं तर बहुसंख्य मतदार पार पडलं होतं। जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदानावर हरकत नोंदवली भाजपनं, तेव्हा 12:30 होऊन गेले होते घड्याळात। तिकडे 12:53 भाजपनं याचा औपचारिक लेखी स्वरूपातला आक्षेप नोंदवला आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र लगेचच अवघ्या काही मिनिटात हा आक्षेप औपचारिकपणे फेटाळला सुद्धा। साधारण 2:15च्या सुमारास राज्यसभेसाठीचं सर्व मतदान हे पूर्ण झालं। पण तिथूनच पुढे आक्षेप, दावे, प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप यांना सुरुवात झाली। कारण 4:31 भाजपकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आणि यानंतरचा जो तिढा आहे तो अद्यापही तसाच आहे। पाहूयात कधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल येतो आणि प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू होते ते। या सगळ्या अपडेट्स आम्ही तुम्हाला सातत्यानं पोहोचवणार आहोत। तुर्तास प्राईम टाईममध्ये इथेच थांबूयात। पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत।